नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूएपीए के बारे में। इस एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा एक्ट है जो बहुत दिनों से, जब से बना हुआ है तब से विवादों में रहने वाला एक्ट है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए या फिर किसी अन्य कारण से किसी विशेष व्यक्ति पे ये एक्ट लागू किया है जिस पे ये एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। तो आइए आज हम इसी यूएपीए के बारे में बात करेंगे। अभी हाल में क्या हुआ है कि असम पुलिस के द्वारा तालिबान समर्थकों या फिर ऐसा कहिए कि 15 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। छात्र और उनके साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर यह आरोप है कि इन्होंने तालिबान के सपोर्ट में कुछ सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट किए थे। और अभी वहां के जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने ये भी बोला है कि पुलिस को पूरी छूट है इन टाइप की एक्टिविटीज को रोकने के लिए। जो भारत में जो है तो इस टाइप की एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं जो लोग उन पे नकेल कसने के लिए, उन पे नियंत्रण लगाने के लिए असम पुलिस को पूरी तरह से छूट दी गई है। पुलिस के द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि जो ये पोस्ट है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है या फिर हार्मफुल है, इसीलिए इन सबको डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह ये और इनको जो कंडीशंस पुट की गई हैं इनके लिए, तो ये कंडीशन यूएपीए के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थात यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को ही यूज किया गया है। इससे पहले थोड़ा सा बैक पे चलेंगे तो हम समझेंगे कि 5 जुलाई 2021 को एक एक्टिविस्ट थे स्टेन स्वामी, इनका निधन हो गया है। निधन इनका जेल में हो गया है। ये बेल के लिए इनको जो है तो बेल जमानत के लिए अर्जी 9 महीने से बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी, तो उनको बेल नहीं दी गई थी। और ये एक्टिविस्ट थे और यलगार परिषद केस में यूएपीए के अंतर्गत ही ये कस्टडी में थे। बहुत दिनों से उम्र ज्यादा थी और बीमार भी थे, तो कई बार इनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया, पर अभी 9 महीने से इन्हें बेल नहीं मिल पा रही थी, तो इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है और इनकी डेथ हो गई थी 5 जुलाई 2021 को। उस टाइम पे भी इसकी बात की गई थी कि क्या ये इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है या फिर जो भी है कुछ है तो लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, 84 साल के व्यक्ति को यहाँ पर जमानत नहीं दी जा रही है, तो ये सब चीजों पे बात बार बार होती है यूएपीए के बारे में। तो आज हम उसी यूएपीए को समझने का प्रयास करेंगे। तो यूएपीए पे चलने से पहले सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पे देखेंगे कब ये बना एक्ट और इसमें क्या क्या कंडीशंस थी उस टाइम पे जिस समय ये बना, तो क्या कंडीशंस थे जिससे ये जरूरत महसूस हुई इस एक्ट को बनाने की। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप देख रहे होंगे कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोला जाता है इसको। 1967 में इसे एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात करते हैं, जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उस टाइम पर क्या हो रहा था कि लोग बार बार बात करते थे, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर 200 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, रीजन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, तो इस तरह विविधता भरा देश हमारा है। तो इस देश में क्या हो रहा था प्रॉब्लम, जब आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब यहाँ पर भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का, लिंग्वास्टिक बेसिस पर जो राज्यों को बनाने का काम था उसे नहीं किया गया। और यह बोला गया रिपोर्ट में कि भाषाई आधार पर राज्यों को हम नहीं बनाएंगे, हम प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर राज्यों को बनाएंगे। पर जो है तो यहाँ पर बहुत सारी मांग उठने लगी, जनता में असंतोष हो गया, तो लास्ट में ये माना गया, आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया। जो अनशन किया था श्री राम पुटलू ने, उनकी डेथ भी हो गई थी इसी आधार के लिए, किस आधार पे कि राज्य को भाषाई आधार पे बनाया जाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती थी। हमारे यहाँ क्षेत्रवाद है, जातिवाद है और संप्रदायवाद तो है ही। तो इन सब बातों के साथ क्या होता है कि कभी कभी एक संप्रदाय के लोग, एक क्षेत्र के लोग या फिर एक भाषा के लोग ये चाहते हैं कि हमें एक अलग देश की मांग की जाए। अभी ये क्या हो रहा था कि जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था 1960s के टाइम पे, तो वहां पर इस तरह की मांग बहुत उठ रही थी कि हमें आजाद करें, हम अलग ही देश बनाएंगे, ऐसी कुछ बहुत सारी मांगे हो रही थी। तो इन्हीं सब मांगों को कैसे ओवरकम किया जाए या फिर इन चीजों से कैसे बाहर निकल पाए देश, इससे कैसे मुकाबला करे, कॉम्बैट करे, फाइट करे, तो इस चीज के लिए और किन से सिर्फ संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद, इन सबसे ऊपर उठाने के लिए देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक काउंसिल का निर्माण किया गया 1961 में, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ये काउंसिल बनाई गई। और उनसे ये बोला गया
कि आप हमें बहुत सारे रास्ते या फिर वेज प्रोवाइड करें जिसके थ्रू हमें इन सब चीजों जो देश को पीछे ले जा रही हैं इन बीमारियों से लड़ पाए और देश को आगे प्रगति के राह पर आगे ले जा पाए, विकास कर पाए, क्योंकि अगर हम इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे तो देश का विकास संभव नहीं होगा। तो इस जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है इसने जो है तो राष्ट्रीय एकीकरण के मुद्दे पर रिसर्च की या फिर जो भी था किया और फिर अपनी रिपोर्ट दी और संस्तुति दी। तो उसमें ये बोला कि यहां पर हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो थोड़ा सा प्रतिबंध लगाए, युक्त रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जो यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर, उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अगर फंडामेंटल राइट्स इन चीजों का वायलेशन करते हैं, ऐसा कुछ कंडीशंस पुट की जाए तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ऐसी कुछ बात की गई इनके द्वारा और 1966 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया। पर क्या हुआ, 1966 में बात नहीं बन पाई और ये बिल पास नहीं हो पाया, बिल वहीं पे लैप्स हो गया। और 1967 में अगेन ये बिल पुट किया गया, एकदम फ्रेश बिल था, इंट्रोड्यूस किया गया और ये बिल पास भी हो जाता है। अब जब ये बिल पास होता है उस टाइम पे 1967 के टाइम पे, तो इस बिल की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी और बाद में भी इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि क्या हो रहा था, क्योंकि यूएपीए का जो यूज है वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे और भी एक्ट अभी चल रहे थे उस टाइम पे। 1967 के बाद से बहुत सारे एक्ट बनाए गए, मीसा एक्ट, एनएसए, टाडा, मकोका, पोटा, इस टाइप के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो एक्ट थे वो बहुत पहले से हमारे यहाँ मौजूद थे। तो इसलिए इनका यूज उस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं किया गया। पर आगे चल के इसका यूज जब से हमारी बहुत दिनों बाद गवर्नमेंट के द्वारा जब ये सब एक्ट जैसे पोटा एक्ट अबॉलिश हो गया 2004 में, तब बहुत सारे चेंजेस करके इन एक्टों का यूज अब जो इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए किया जाने लगा धीरे धीरे। तो अब यूएपी बैकग्राउंड तो हमने समझ लिया कि इतिहास से मतलब ये कैसे चल के आया, क्योंकि 1967 में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो बार बार आवाज उठने लगती थी कि क्षेत्रीकरण की मांग अलग, देश की मांग अलग, राज्य की मांग, तो इनको थोड़ा कैसे कंट्रोल किया जाए इस पे रिसर्च करने के लिए ये बनाया गया। तो जब ये एक लॉ दिया गया, इनके द्वारा जो बिल दिया गया, तो उस बिल के अंतर्गत जो इसकी इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो एनआईए है। पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये आतंकवाद रोधी एजेंसी है जो हमारे देश के अंदर जांच करने का कार्य करती है। आपने बहुत बार इसका नाम सुना भी होगा और पेपर में इसके बारे में बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो यूएपीए बात करता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो यहां पे सबसे पहले अनलॉफुल को समझ लेते हैं कि तो अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होगी। तो अनलॉफुल एक्टिविटी इस जो कानून है उसके अंतर्गत होगी। तो अनलॉफुल एक्टिविटी उसे माना जाएगा जो भारत की अखंडता और एकता को खतरा होगा, भारत की एकता और अखंडता को या फिर उसके किसी क्षेत्र की एकता और अखंडता को कोई व्यक्ति संस्थान खतरा पहुंचाने का कार्य करता है या फिर थ्रेट होता है, अलग सेपरेशन की मांग करता है, तो या फिर इंटेंशन उसकी ऐसी लगती है, तो उस एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा। तो ये तो हो गया अनलॉफुल एक्टिविटी की बात। अब इसमें क्या हुआ है कि सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए तो अलग है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, या फिर आर्म्ड रिवेलियन हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हुआ गया, उसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस है। पर अगर कोई सम्मेलन कर रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं किस चीज की, सेपरेशन की, कोई जो ऐसी मांग है जिसको धीरे धीरे ये लोग आगे लेके जा रहे हैं जिस भी स्तर पे, तो उसे रोकने के लिए, सशस्त्र वाले को रोकने के लिए तो इमरजेंसी प्रोविजंस है, बट ऐसे शांतिपूर्ण को रोकने के लिए या फिर कोई प्लानिंग चल रही है उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा। तो यहां पर स्टेट क्या करता है, राज्य हमारा देश है वो फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, युक्ति प्रतिबंध लगाता है कुछ कंडीशंस के साथ। 16th अमेंडमेंट किया गया है इसी 1967 के जो यूएपीए एक्ट था उसी के अंतर्गत 16वां संविधान संशोधन किया गया है और बात की गई है 3 फंडामेंटल राइट्स पे जिन पे हम परिवर्तन करेंगे या फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे लगाया जा सकता है। अगर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी अखंडता एवं एकता को खतरा पहुंचाती है तो वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राइट टू असेंबल यानी सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है। संघ या समूह बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन बनाने की जो स्वतंत्रता है इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। तो ये तो थी यूएपीए में किस कंडीशन के थ्रू क्या किया जाएगा।
अब ये अनलॉफुल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यूएपीए की एक विशेष बात है कि यूएपीए फॉरेन लैंड में हमारे देश के प्रति अगर ऐसी कोई बात चल रही है तो वहां पर भी लागू होता है, और अगर फॉरेनर के द्वारा भी ऐसा कुछ एक्टिविटी किया जा रहा है जो हमारे देश की सोवरेनिटी को, उसकी एकता को तोड़ने का प्रयास करता है, तो उनके ऊपर भी ये लागू होता है। तो यहां पर यूएपीए की बेसिकली दो बातें हैं, मेंटेन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया और द नेशन, टू कॉम्बैट विद द कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विस्टिज्म एंड रीजनलिज्म। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद या संप्रदायवाद, इन आधारों पर अगर कोई देश की मांग करता है या फिर इनको बढ़ावा देता है जिससे आगे चलकर हमारे देश को खतरा हो सकता है, उसकी अखंडता को खतरा हो सकता है, तो इस आधार पे यूएपीए किसी के ऊपर पुट किया जा सकता है। अब जब से यूएपीए बना है 1970 से सिनेरियो चेंज हुआ है, आतंकवाद की परिभाषाएं बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें भी चेंज हुई हैं, तो उसी के साथ इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। मैंने पहले ही बात किया कि 1967 के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा था, पर अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में इसका यूज किया जाने लगा है, क्योंकि बाकी जो एक्ट थे उनको थोड़ा शिथिल कर दिया गया है या फिर थोड़ा यूज कम किया जा रहा है, कुछ तो समाप्त भी कर दिए गए हैं। तो इन एक्ट्स के थ्रू अब पहले यूज तो वो एक्ट किए जा रहे थे, पर अब यूएपीए का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो अब इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 2004 में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है कि 2004 में अमेंडमेंट क्यों लाया गया, तो क्या हुआ है कि पोटा, उस टाइम पे पोटा जो कानून था आतंकवाद से संबंधित, वो कानून 2004 में समाप्त किया गया। तो उसके जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, मतलब जब यहाँ पर अब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसको रोकने के लिए जब पोटा था नहीं, तो एक इसी कानून में यूएपीए जो कानून चल रहा था उसमें संशोधन किया गया, और टेररिज्म की जो एक्टिविटी है और जो करने वाले लोग हैं उनको पनिश करने के लिए इसमें बहुत सारे अन्य प्रोविजंस उपलब्ध किए गए। मतलब जो उसमें पोटा में थे उनको इसमें जोड़ दिया गया, और बहुत सारी पनिशमेंट के लिए जो अनेक चैप्टर थे बहुत सारे उनको इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए टेररिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड। तो इसे जो पोटा की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, तो इसीलिए पोटा 2.0 भी इसे बोला जाता है, जो यूएपीए 2004 है। इसको 2004 के बाद 2008 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए जो उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। अभी एक महत्वपूर्ण संशोधन हमारी इस सरकार के द्वारा 2019 में किया गया है, जो हमारी ये सरकार संशोधनों के लिए जानी जाती है, बहुत सारी चीजें चेंज कर रही है, तो इसमें भी चेंज किया गया है, यूएपीए में भी। अब यूएपीए में इस बार क्या चेंज किया गया है, पहली जो कंडीशंस थी तो उसमें क्या था कि जो यूएपीए है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के ऊपर ही लागू होता था, और उसके द्वारा इसको बैन किया जाता था, आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था, ऐसा कुछ होता था। पर अभी क्या हुआ है, अब जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें जो कोई इंडिविजुअल है, मतलब एक व्यक्ति विशेष को भी इसमें जो है तो यूएपीए लगाया जा सकता है, और उसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है, और उस पर भी बैन लगाया जा सकता है। आतंकवादी उसे एक इंडिविजुअल को भी बोला जा सकता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जैसे तालिबान है, तो तालिबान को हमारे इंडिया में यूएपीए लगा के बैन किया जा सकता है, आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है, जो भी किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जा सकता था। तो ये कंडीशन 2019 से पहले की थी, पहले भी थी, पर ऐसे अब उसमें कोई विशेष लीडर है, जैसे हमारे यहाँ एक लीडर है जो हमारे 26/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है, मसूद अजहर। तो अगर उसे जो है तो हाफिज सईद, मसूद अजहर क्या हाफिज सईद, तो ये लोग जो है हाफिज सईद मास्टरमाइंड, तो इसको क्या किया जाएगा, अगर इसे भी अब यूएपीए के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटी का वो पाया जाएगा, और इस पे अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो ये भी सरकार लगा पाएगी, एक इंडिविजुअल के ऊपर भी। संगठन के अलकायदा, तालिबान, इन संगठनों के साथ साथ ही किसी भी विशेष व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस यूएपीए के थ्रू लगाई जा सकती है। अब जो इसमें 2019 में संशोधन कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही बात की जा सकती थी, पर अब क्या किया जाएगा, अब किसी एक आदमी को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। अभी ये समझते हैं थोड़ा सा कि अगर यूएपीए के अंतर्गत किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है तो उसको क्या होगा, कैसा कंडीशंस होगी, कुछ विशेष किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर।
क्योंकि ये सिर्फ सरकार ये कह के लाई है कि अगर हमारे देश से बाहर कोई सरजमी पे रह रहा है तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें डायरेक्ट इसे आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई जो है तो यहाँ पर जो न्यायालय में प्रक्रिया अपनाई जाती है कि मतलब अपराध सिद्ध होने तक अपराधी नहीं है, तो वो कंडीशन यहाँ पे पुट नहीं होती है। यहाँ पे सरकार अपने गजट में एक विशेष नोटिफिकेशन देके सीधे किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित कर सकती है। और ये इसलिए लाया गया क्योंकि ये बोला गया है कि अगर भारत की जमीन से कोई बाहर है, जैसे हाफिज सईद वगैरह हैं, तो इन्हें कैसे, इनका ट्रायल तो हो ही नहीं सकता है कोर्ट में, तो इन्हें कैसे आतंकवादी माना जाएगा या फिर इनको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाएगा। तो इनको इसी के थ्रू किया जाएगा, इंडिविजुअल हैं और सरकार अपने गजट में एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकती है कि ये आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं यूएपीए के अंतर्गत। तो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें कोई जैसे यूएन द्वारा अगर किसी को आतंकवादी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो बहुत सारे उसके जो एसेट्स होते हैं, बैंक खाते होते हैं, उन्हें सीज कर दिया जाता है, ट्रैवलिंग बंद हो जाती है, बहुत सारे वीजा इनके निरस्त हो जाते हैं, पासपोर्ट निरस्त हो जाता है। तो ऐसा इंडिया वाले में नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है, बस इन्हें आतंकवादी की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। अभी हम थोड़ा सा आपसे ये बता दें कि जिन लोगों को अभी डिटेन किया गया है इसके यूएपीए के अंतर्गत, जो भारतीय नागरिक हैं, इन्हें अभी टेररिस्ट नहीं माना गया है, इन्हें टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब यूएपीए के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो ये बात क्यों की गई, ये बनाया क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो देश का एकीकरण है, जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो ताकतें, जो बाहरी ताकतें हैं तोड़ना चाहती हैं, तो उन ताकतों का प्रतिरोध करने के लिए या अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्रवाद से, संप्रदायवाद से, जातिवाद से, भाषावाद से सुरक्षित रखने के लिए यह कानून बनाया गया था। और विभिन्न एक्टिविटीज के थ्रू लोग जो हमारे देश को सेपरेट करना चाहते हैं, अलग कंट्री की मांग करते हैं, बार बार पैसे पहुंचा के, हथियार की मदद से, जो नाखुश लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रवोक करके हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, इसकी अखंडता को भंग करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ ये बहुत ही यूजफुल है। और इस एक्ट का यूज करके सरकार द्वारा इन पे नियंत्रण रखा जाता है और जो आर्म रिवेलियन वाली कंडीशन है उस पे पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी एनआईए को लगती है या फिर अन्य किसी एजेंसी को लगती है तो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया जाता है और इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया जाता है और उन्हें वहीं पर रोक दिया जाता है। तो इस तरह ये यूएपीए के बारे में कंडीशंस थी। आशा है कि आपको जरूर समझ में आई होंगी चीजें, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे जो कंटेंट उपलब्ध है आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।